डायनामाइट केबल लिमिटेड आज के दिन यहाँ पे लगभग 4.90 यानी 5% रिटर्न अच्छा खासा दे रहा है। तो चलिए समझते हैं इस स्टॉक्स यहाँ पे अभी क्या है, प्रो एंड कॉन्स एंड डिटेल ए टू जेड फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस करेंगे। आप अगर इन्वेस्टर है तो वैल्यू कंटेंट लेके जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी इस स्टॉक कितना 48% यहाँ पे करेक्शन हो चुका है एक साल के अंदर देखेंगे तो यहाँ से तो बैक टू बैक रिटर्न दे रहा था। कहाँ से? 21 मार्च 2024 से लेकर 16 दिसंबर 2024 तक कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा था? 176% का रिटर्न दे रहा था। और यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न दिख रहा था, तो चार्ट पैटर्न काफी अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पे नीचे गिरा? भाई एक तो क्लियरली बात है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा था। एक तो ये रीजन हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे, एक दूसरा रीजन हो गया। और तीसरा रीजन हो गया कि यूएस में जो ट्रम्प चाचा आए अभी सिलेक्ट होके, तो टैरिफ वॉर छेड़ दिए, बस टैरिफ वाला धमकी चालू कर दी पूरे वर्ल्ड में। तो एक तो ये तो सारा कहीं सारा रीजन बन गया। तो क्या अभी जो हमारा क्रैश हो गया है स्टॉक, तो वहां से क्या आगे रिटर्न नहीं देगा? क्या लगता है आपको? आप कमेंट्स करके बताइए, क्या इस कंपनी में अभी कुछ क्वालिटी नहीं रहा? तो चलिए समझते हैं कि आउट ऑफ इंडिया में कितना एक्सपोर्ट है, इंडिया में कितना एक्सपोर्ट है, या फिर टोटली इसका सेल्स वगैरह सारे इंडिया में है, या क्या है। ए टू जेड बिजनेस और फंडामेंटल प्रोडक्ट सब कुछ समझेंगे और डेटा समझेंगे। तो उसके बाद में आप लास्ट में डिसाइड कीजिएगा क्या है स्टॉक्स में दम। तो उससे पहले यहाँ पे बेसिक चीज कुछ देख लेते हैं। एक साल में यहाँ पे तो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। कितना रिटर्न दे रहा है? 50%। कहीं सारा स्टॉक्स है जो एक साल में भी रिटर्न नहीं दे रहा है और इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। कितना है इसका मार्केट कैप? लगभग 1372 करोड़, यानी कि 1300 करोड़ का कंपनी है समझ लीजिए। तो इसको छोटा, भाई एक हिडन स्टॉक्स है। केबल एंड वायर में क्या है ना, ऑलरेडी अभी कुछ टाइम से, महीना 2 महीने से बैड न्यूज चल रहा था। एक तो क्या हुआ था, यहाँ पे आदित्य बिरला यहाँ पे केबल एंड वायर में एंट्री किए थे, ठीक है। कितना? अल्ट्राटेक कंपनी आदित्य बिरला का ही है, तो अल्ट्राटेक कंपनी के थ्रू 1800 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव थोड़ा सा पैनिक माहौल बन चुका था। तो इसकी वजह से केबल एंड वायर सेक्टर काफी गिर रहा था। भाई देखो, ये अगर मार्केट में आएंगे ना, इसका आते आते मिनिमम 4 से 5 साल तक मिनिमम लग जाएगा। तब तक इसका मार्केट कैप ओवरऑल है ना, डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डायनामिक केबल काफी प्रोडक्ट में क्वालिटी है। तो चलिए समझते हैं। और उसके बाद में फिर से क्या हुआ, अडानी ने अभी एंट्री किया है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा केबल एंड वायर में थोड़ा पैनिक का माहौल बन चुका है। बट इतने आसान नहीं होगा जो ऑलरेडी मार्केट में है केबल एंड वायर सेक्टर में, उसको कंपटीशन देना। बट फिर भी बोल नहीं सकते हैं, अडानी कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 5 साल में यहाँ पे 276% का रिटर्न दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। 10 ईयर में डेटा नहीं है, 5 ईयर 8%, 3 ईयर 31%, ट्रेलिंग 12 मंथ 33%। तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे काफी बढ़िया और बेहतर निकल के आ रहा है। और कंसिस्टेंसी काफी किया है, 3 ईयर और ट्रेलिंग 12 मंथ। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर 12%, 3 ईयर 57%, ट्रेलिंग 12 मंथ 62%। तो यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स ग्रोथ के कंपेयर में प्रॉफिट ग्रोथ काफी बेहतरीन निकल के आ रहा है। और 3 ईयर में तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होता है कि भाई सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है, सेल्स ग्रोथ के कंपेयर में प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है। यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट वगैरह अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। तो चलिए सब कुछ कंफर्म करते हैं, क्लियर करते हैं। एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, डायनामाइट केबल बीएसई एंड एनएसई स्टॉक, दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। और यहाँ पे मार्केट में लिस्ट कब हुआ था? 29 जुलाई 2022। तो यानी कि इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो जहां से लिस्ट हुआ तो वहां से रिटर्न का जो चार्ट है ना, जो शेयर प्राइस चार्ट है ना, वो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, वॉलिटिलिटी है, मैं मानता हूँ कि यहाँ से गिरता है, फिर गिरता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा गिरता है। भाई देखो, स्मॉल कैप स्टॉक्स है ना, थोड़ा वॉलिटिलिटी रहता है। एक साल में 4 क्वार्टर आता है, तो हो सकता है किसी क्वार्टर में थोड़ा रिजल्ट खराब आ जाए। तो इस स्मॉल कैप स्टॉक में क्या होता है, जितना रिस्क होता है और उतना हाई रिवॉर्ड होता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स बाय करने का सही टाइमिंग और तरीका क्या रहता है? जब शेयर प्राइस हाई रहता है ना, जो उसका पी एंड आरएसआई, तब उस टाइम बाय नहीं करते हैं, तब उस टाइम यहाँ पे सेल करते हैं। अगर किसी ने नीचे यहाँ पे बाय किया है, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है भी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है भी, तो भाई कुछ क्वांटिटी बाय करते हैं और प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जब तक आपके पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता, तब तक आपका पैसा नहीं होता है। ये एक रियलिटी है। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करने का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट है। और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके कुछ अमाउंट कैश में रहना चाहिए और वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक मार्केट क्या होता है, पेशेंस का खेल है। और जब यहाँ पे गिरावट होता है ना, भाई देखो, एक साल में जब थोड़ा हाई रिटर्न दे देता है, या फिर शॉर्ट टर्म में 2-3 महीने में 100, 150, 200% रिटर्न देता है, तो यहाँ पे करेक्शन होता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो प्राइस नीचे आता है। फिर स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, यहाँ पे बाय करते हैं। तो आपको भी स्मार्ट इन्वेस्टर आप भी बन सकते हैं। तो आपको भी क्या है, नॉलेज डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो फटाफट देख लेते हैं। 1 मंथ में 17% गिरावट, 6 मंथ 4% गिरावट। और एक्चुअली इसका जो हाई प्राइस है यहाँ पे भी डिस्काउंट है। ऑलरेडी यहाँ पे 48 to 49% का यहाँ पे डिस्काउंट में मिल रहा है। मतलब जो क्रैश हुआ है 49% क्रैश हुआ। आप इसको क्रैश बोल सकते हैं, करेक्शन बोल सकते हैं, या फिर आपको डिस्काउंट बोल सकते हैं। भाई देखो, किसी को एक ग्लास में पानी है, ठीक है, तो किसी को आधा ग्लास पानी दिखाई देगा, किसी को आधा ग्लास खाली दिखाई देगा, और किसी को इस आधा ग्लास से उसका प्यास बुझाते हुए दिखाई देगा। तो भाई सबका अलग अलग नजरिया है। तो नजरिया आपको कैसे किस वक्त बनाना चाहिए वो आपको नॉलेज आना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे 1 ईयर रिटर्न 41% और 3 ईयर रिटर्न
295% रिटर्न, तो रिटर्न के मामले में अच्छा दे रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चलिए यहाँ से कुछ पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इसका मार्केट कैप पता है आपको 1372 करोड़ की कंपनी है, तो आज के दिन में यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। अभी जो शेयर प्राइस है 566 रुपीज, तो अभी समझते हैं कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉक मार्केट इस तरीके से बाय करना है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। आप अगर इन्वेस्टर है या नहीं भी है तो इस स्टॉक्स को पहचाना सीखिए, भाई फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे बनता है। तो चलिए समझते हैं इस कंपनी का पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो कितना है, 24.9 यानी कि 25 रुपीज बोल सकते हैं, 25। तो इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करते हैं, इंडस्ट्री पी 23, तो उसके कंपेयर में अभी ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है, वही एवरेज जोन में है। लेकिन फिर भी एक बात बता दूं, इंडस्ट्री पी अभी 23 है भाई, एक टाइम में यहाँ पे ज्यादा था। ओवरऑल इस इंडस्ट्री का ओवरऑल स्टॉक्स नीचे गिर गया, तो इसकी वजह से इंडस्ट्री पी नीचे आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा बेसिक मौका बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसका आरएसआई देखेंगे ना, आरएसआई भी काफी डाउन हो चुका है 32। तो चलिए आपको अभी पी का चार्ट पैटर्न दिखाता है कि कहां तक क्या आया। एक साल का मैंने पी रेशो का चार्ट ओपन किया हूं, तो यहाँ पे जो एवरेज मीडियम पी निकल के आ रहा है ना एक साल का, तो वो आ रहा है कितना 33। तो उसके कंपेयर में भी नीचे आ चुका है। देखो ये जब जब नीचे आता है ना, यहाँ से शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक करता है, ठीक है, हमेशा बाउंस बैक करता है। अभी क्या हुआ, माहौल क्या हुआ, तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट में थोड़ा बैड न्यूज है, आप समझ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही गिना दिया, वो टैरिफ वाला वार, और ऊपर से हमारे थोड़ा सा जीडीपी ग्रोथ रेट सही नहीं आया, ऊपर से Q3 का मैक्सिमम रिजल्ट खराब आया, ऊपर से फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं। आपको पता है फॉरेन इन्वेस्टर पैसा क्यों निकाले थे, हमारे जीडीपी थोड़ा ग्रोथ डाउन आया, और ऊपर से हमारे शेयर मार्केट, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट है ना, बहुत ज्यादा बबल हो गया था। जितना सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ, उससे ज्यादा शेयर प्राइस ऊपर चला गया। तो सोचो यहाँ पे पी कितना हाई हो गया, ओवरऑल इंडस्ट्री पी काफी हाई हो चुका था और आरएसआई काफी हाई हो चुका था, तो एक बबल जैसा आ चुका था। तो फॉरेन इन्वेस्टर को समझ में आ गया, और उसके साथ साथ स्मार्ट इन्वेस्टर को समझ में आ गया, तो वो लोग ने क्या किया, वहां से सेल करना स्टार्ट किए। तो सेल करेंगे तो क्या होगा, बायर नहीं है तो क्या होगा, गिरावट होगा। तो ये स्टॉक मार्केट की रियलिटी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में है ना, आप पैसा कमाने से ज्यादा नॉलेज डेवलपमेंट की ज्यादा ध्यान दीजिए। आप अगर एक साल बिल्कुल ध्यान से काम करेंगे, नॉलेज डेवलपमेंट में ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली आने वाला दिनों में स्टॉक मार्केट से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा वीडियो को आप वॉचिंग कीजिए, मेरा वीडियो में बेसिक फंडामेंटल जो बेसिक चीजें ना मैं वो शेयर करता हूँ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 32%, प्रॉफिट ग्रोथ 62%, तो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया है। उसके बाद में देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 10%, और अभी लेटेस्ट क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि ओपीएम लेटेस्ट क्वार्टर वो भी 10%। तो इससे क्या पता चलता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफी कंसिस्टेंसी है। भाई अच्छी कंपनी होता है ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक स्टेबिलिटी रखता है, तो वहां से इन्वेस्टर के लिए काफी बेहतर रहता है, कॉन्फिडेंस हाई होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, डेट यानी कि कर्जा 118 करोड़। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दिया, लेकिन कितना नेगेटिव है चलिए वो समझते हैं। और डेट टू इक्विटी में देखेंगे 0.35, तो 0. से कम है तो ठीक है, ओके मान सकते हैं भाई। ऑलरेडी देखो छोटा कंपनी है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा कर्जा है, थोड़ा सा नेगेटिव लगा। चलो उसके कंपेयर में देखते हैं कि कंपनी का रिजर्व कितना है। भाई कंपनी का रिजर्व बहुत बेहतरीन है, 310 करोड़। तो चलो यहाँ पे कर्जा तो इसके हिसाब से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके अलावा अभी जो कितना भी करेक्शन है, डाउन फ्रॉम 50 टू एक हाई कितना है 48%, यानी कि कहने का मतलब जो हाई प्राइस गया था वहां से अभी 48% करेक्शन है। जो मैं आपको बताया, आधा ग्लास पानी आधा ग्लास में, किसी को समझ लीजिए, मैं इस चीज को स्किप करता हूँ, रिपीट हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। कंपनी का ROC 24 बहुत बेहतरीन है, और ROE 19। भाई जो कंपनी का बेसिक इंपॉर्टेंट टूल्स पैरामीटर है, करता है कि कंपनी का जो प्रोमोटर प्लेस कितना है वो देखते हैं। तो भाई प्रोमोटर प्लेस यहाँ पे 0 है, जो भी प्रोमोटर होल्डिंग है प्लेस 0। तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव पे जगह में काफी अच्छा पॉजिटिव दिखाई दिया। अभी तक मुझे यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव मिला नहीं। आप वीडियो को एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए, अभी तक पॉजिटिव मिला। चलिए वीडियो को अभी एंड तक देखेंगे तो चलो नेगेटिव क्या है ढूंढते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी भी स्टॉक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोमोटर यहाँ पे देखते हैं, मार्च 2022 74.35%, और अभी दिसंबर 2024 में 68%। चलो ठीक है, एक यहाँ पे क्या होता है 50 to 51% अगर स्टेक होता है तो एक अच्छा स्टेबिलिटी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी चला रहा है प्रोमोटर, और प्रोमोटर को यहाँ पे डिसीजन लेना होता है। अगर 51% होता है तो डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। और साथ में देखेंगे जो पहले से स्टेक अच्छा मेंटेन करके रखे। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यह है कि थोड़ा बहुत बीच में यहाँ पे थोड़ा सेल किया है, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। प्रोमोटर का भी ग्रुप रहता है, पैसे की जरूरत हर किसी इंसान है तो पैसे की जरूरत पड़ता है, तो इतना कुछ ज्यादा मैटर नहीं होता है। अगर 50% से नीचे हो जाता तो थोड़ा सा नेगेटिव मान सकते थे, तो यहाँ पे भी नेगेटिव दिखाई नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। FI यानी फॉरेन इन्वेस्टर 2022 में मार्च 0.10%, और अभी कितना है 1.19%। तो अच्छा है, स्टेक पहले से बढ़ा चुके हैं। और अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, अभी प्रीवियस क्वार्टर में था 0.32%, तो उसके हिसाब से स्टेक अभी छोटा कंपनी में स्टेक बढ़ा चुके हैं। भाई देखो FI का कुछ तो दिखाई दिया। जैसे कि मैंने अभी एम्बर एंटरप्राइज का वीडियो मैंने अभी मैं अपलोड किया ना, तो वहां पे जाके देखिए यार कैसा वीडियो है। डेफिनेटली यार आपको इस टाइप का वीडियो देखना चाहिए, कुछ प्रोपोगंडा वाला वीडियो नहीं देखना चाहिए, जहाँ पे थोड़ा सा पेड प्रमोट वीडियो रहता है। तो यहाँ पे कोई पेड प्रमोट नहीं है भाई, यहाँ पे जो है एकदम जो नेगेटिव दिखाई देगा ओपनली नेगेटिव, जो पॉजिटिव दिखाई देगा क्लियर पॉजिटिव, भले कुछ भी हो जाए मुझे। DI डोमेस्टिक इन्वेस्टर मार्च 2022 में यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे देखिए 2023 से किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ा रहा है।
और अभी फाइनली प्रीवियस क्वार्टर से भी काफी बढ़ा चुके हैं। प्रीवियस क्वार्टर में कितना था 2.06, तो उसके कंपेयर में 2.45। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि भाई एफआईडीआई यहाँ पे स्टेक बढ़ा रहा है। भाई यहाँ पे एक मुझे पॉजिटिव इंडिकेटर दिखाई दे रहा है प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर में। लेटेस्ट क्वार्टर जो है अभी Q3 का रिजल्ट आया, तो भाई यहाँ पे क्वार्टर बढ़ा चुके हैं, तो इसकी वजह से स्टॉक का है अभी थोड़ा अपर ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो भाई सोचो अभी ऑलरेडी आरएसआई डाउन है, पी भी लगभग अंडर कंट्रोल में है, तो सब कुछ अंडर कंट्रोल में है। तो आपका क्या डिसीजन है आप कमेंट्स करके बताइए प्लीज। मैं डायरेक्टली आपको ऐसा पूछ नहीं करूंगा, और वीडियो को एंड तक देखिए, लास्ट में इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स भी काफी तगड़ा है। सेल्स अगर यहाँ पे देखेंगे ना ईयर ऑन ईयर 140 करोड़ था 2011 में, और अभी 2024 में कितना 768 करोड़। तो भाई यहाँ पे सेल्स किसी भी क्वार्टर में, यहाँ पे किसी भी ईयर में यहाँ पे सेल्स गिरा नहीं है। हाँ ठीक है, मार्च क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा सा गिरा था, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। 2021 में कोविड टाइप फील था, तो उस टाइम थोड़ा सा। उसके बाद में यहाँ पे किसी भी ईयर में सेल्स गिरा नहीं है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 900 टच कर चुका, अभी एक क्वार्टर बाकी है, 1000 to 1100 करोड़ भी टच हो सकता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन समझते हैं 5% 2011 में, और अभी 10%। तो भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बढ़ चुका है, तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ के मामले में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में। अभी देखते हैं नेट प्रॉफिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेट प्रॉफिट जब तक नहीं होता है ना भाई, तो शेयर प्राइस तब तक ऊपर जाता ही नहीं है। और नेट प्रॉफिट के साथ साथ क्या होता है, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर भी बढ़ना चाहिए। भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार थोड़ा झोलझाल कंपनी थोड़ा बहुत करके, थोड़ा बहुत ये सब डेटा वगैरह में तो कुछ हो जाता है, तो साथ में ईपीएस भी देखना पड़ता है। तो चलिए नेट प्रॉफिट देखते हैं। पहले जीरो था, उसके बाद में मार्च 2024 में 38 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 55 करोड़, और अभी एक क्वार्टर बाकी है। भाई यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में धीरे धीरे कंपनी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा है कि ऐसा नहीं किसी ईयर में एकदम गिर गया, एकदम हाई हो गया, एकदम गिर गया, ऐसा नहीं। एक स्टेबिलिटी है कंपनी। यार ऐसे कंपनी है ना आगे जाके बड़ा बनता है, और मल्टीपल रिटर्न देगा तभी जाके आगे बड़ा बनेगा। अब बात को समझो, इशारे को समझो आप। और अर्निंग पर शेयर भी 0.40 पैसा था, और अभी 70 रुपीज 16 पैसा। तो भाई ईपीएस भी यहाँ पे तगड़ा बैक टू बैक यहाँ पे बढ़ा है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 23 हो चुका है। ओवरऑल लास्ट में यही बताऊंगा, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बिजनेस के मामले में यार बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं। इससे ये मतलब नहीं यार आप बिल्कुल पैनिक होकर बल्क में बाय कर लीजिए, नहीं भाई, किसी भी स्टॉक्स को बल्क में बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लो, आप जितना डाइजेस्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि यार आपके फैमिली है, आपको सब कुछ मेंटेन करके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। स्टॉक मार्केट रिस्क की है, लेकिन भाई रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड किसके लिए मिलता है? जो स्टॉक मार्केट में नॉलेज रहता है वो यार रिवॉर्ड ले सकते हैं, नहीं तो रिवॉर्ड नहीं ले सकते। इतना आसान नहीं है। स्टॉक मार्केट आपको रुलाएगा, दौड़ाएगा, गिराएगा, फिर उसके बाद यार हंसाएगा। कब होगा? हंसाएगा कब? आपको रिलैक्स कब कराएगा? अमीर कब बनाएगा? आपको पेशेंस चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको कब सेल करना है, कब बाय करना है, आपको वो आना चाहिए। और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, किसी भी एक स्टॉक्स में बल्क में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको डाइवर्सिफाई सेक्टर रहना चाहिए, केबल एंड वायर में रखना चाहिए। मैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो साथ में सेमीकंडक्टर सेक्टर हो गया, ये सब घर के अंदर लाइट वगैरह हो गया। भाई अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, एसी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा पैसा ऐड हो गया, थोड़ा सा एफएमसीजी थोड़ा खाने। आप कोविड में देख लिए ना, कोविड में जब कोरोना हुआ था तब क्या हुआ था, इंसान में पूरा धंधा वगैरह सब कुछ बनता, लेकिन यार ये खाने पीने की जो फैक्ट्री है ना यार, वो सब कुछ चालू था। क्यों यार? इंसान भले कोविड में मर के जाएगा, लेकिन यार खाना खा के जाएगा। भाई इंसान है यार, तो खाने पीने की चीजों कोई नहीं रोक सकता है भाई। ये एक एवरेज कंसिस्टेंसी तरीके से चलता रहेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डाइवर्सिफाई सेक्टर में इन्वेस्ट किया करो। जैसे कि अभी एक थीम है, स्मार्ट मीटर हो गया, ड्रोन सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। भाई हर एक सेक्टर में यार एक दो स्टॉक्स ले लो, वहां से अच्छे अच्छे स्टॉक सिलेक्ट कर लो। लेकिन यार आप कब ले पाएंगे? आपको जब नॉलेज होगा ना, आपको जब रिसर्च होगा ना। आप किसी का अंधभक्त मत बनो। मैं जो बोल रहा हूं, मेरी बातों को आप समझिए, मेरी बातों को आप समझिए, उस बातों को रिसर्च करना आपको आना चाहिए, तब जाके स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। डायनामाइक केबल का ये कुछ प्रोडक्ट रेंज आप देख लो कि इस टाइप का वायर एंड केबल है, और इसके अलावा भी काफी डिफरेंट प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो बेयर कंडक्टर है, कंडक्टर भी कुछ इस टाइप का है जो ये काफी यूजफुल है। और इसके अलावा भी काफी कंडक्टर है, ये कुछ है, और इसके अलावा यहाँ पे है, और एमबी पावर केबल है, कुछ डिफरेंट वायर हो गया। और इसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे क्वालिटी के वायर है जो जो इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ता है, तो B2B सेक्टर में ज़्यादा यूज होता है। और डायनामिक केबल जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी प्रोडक्ट है। यहाँ पे प्रोडक्ट में जाके देखेंगे ना, ये कंडक्टर्स है और ये सब कंडक्टर्स है, तो काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट है। आप यहाँ से थोड़ा सा समझ गए। हाई वोल्टेज केबल है, वेबसाइट में आप थोड़ा जाके प्रोडक्ट चेक कर लीजिए। और इस कंपनी का मार्केटिंग ऑफिस देखेंगे, न्यू दिल्ली, मुंबई, बड़ौदा, कोलकाता, हैदराबाद, गोवा, इंदौर, तो काफ़ी मतलब वीआईपी प्लेस पे इसका ऑफिस है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि भाई कंपनी का जड़ मजबूती है। एक्सपोर्टिंग देखेंगे ना, 38 कंट्रीज है। यूएस है भाई, देखो पहले थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव, मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, बोल रहा था ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप थोड़ा होल्ड कीजिएगा, अभी पैनिक में आके बाय मत कीजिएगा। अभी टैरिफ चल रहा है ना यूएस में, क्या टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि कितना परसेंटेज क्या एक्सपोर्ट है। तो काफी डाइवर्सिफाई, यूएस है, ब्राजील है, चिली है, मतलब काफी, सीरिया है, अफगानिस्तान है, केनिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिस्पीन,
तो सोचो कितना एक्सपोर्ट है इसका प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया में। तो अभी टैरिफ वाला कुछ न्यूज चल रहा है, तो अभी समझते हैं कि यूएस में कितना परसेंटेज सेल है, तो उसके हिसाब से थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नेगेटिव पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। और आपको इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं भी, इसका मैंने जुगाड़ भी यहाँ पे निकल चुका है। तो यहाँ पे प्राइवेट क्लाइंट देखेंगे ना 64% जो इंडिया के अंदर में, और गवर्नमेंट क्लाइंट है ना वो 28% है, तो बहुत बेहतरीन है। और एक्सपोर्ट है ना ओनली 8%। भाई इससे कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे देश में इतने कारोबार है यार, इस कंपनी ऑलरेडी जब 10,000 करोड़ बनेगा ना, तो हमारा यार एक कंपनी हमको यार मतलब 8-10 गुना रिटर्न दे देगा। तो डेफिनेटली यार मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना डेफिनेटली मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं जितना डाइजेस्ट कर सकता हूँ। स्टॉक मार्केट रिस्की है, ये आपको पता होना चाहिए, और साथ में नॉलेज डेवलपमेंट करना चाहिए। बिना नॉलेज का आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए, तो आपको एक सट्टाबाजी जैसा लगेगा। तो या तो मेरा वीडियो देखिए, धीरे धीरे आप थोड़ा सा नॉलेज डेवलपमेंट कीजिए। और बेसिक, मैं जो बेसिक टूल्स पैरामीटर चेक करता हूं बस इतना ही चेक करना है, इससे ज्यादा कुछ चेक करने बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। तो आपको जस्ट समझना है, एक एक दिन थोड़ा थोड़ा करके समझना है, उसके बाद में देखेंगे स्टॉक मार्केट आपको बहुत आसान लगेगा। आप कोई भी धंधा जॉब कर रहे हैं आप कीजिए, साथ में आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत सीखिए, और साथ में इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी। आप जो ये वगैरह SIP वगैरह पता नहीं क्या क्या म्यूचुअल फंड वगैरह, मैं तो बोलता हूँ यार ये स्टूपिड चीज है यार। ये म्यूचुअल फंड मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया। वो यार देश का इकोनॉमी बचाने के लिए है कि हमारा पैसा को अच्छा रिटर्न बनाने के लिए है। जब फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं तभी हमारा पैसा बनेगा ना। उस टाइम क्या करते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड वाले पैसा निकालते हैं, और फिर जब फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालेंगे फिर तब वो डालेंगे। तो फिर क्या हुआ, देश का इकोनॉमी बचाने के लिए वो बैठे हुए हैं। भाई मैं म्यूचुअल फंड का विरोध के लिए नहीं बैठा हूं। तो मुझे यार ये चीज, मैं भी पहले एक टाइम में म्यूचुअल फंड में गया था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच। डायनामिक केबल बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली स्टडी पर्पस के लिए मैं अदर जस्ट बहुत सारा डेटा ऐड ऑन कर देता हूं। आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को जरा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, और अगर सही ना लगे तो प्लीज डिसलाइक कीजिए, ताकि मैं और बेटर करूं और बेहतर करूं। थैंक यू, गुड बाय।